गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। भाई कहाँ हैं सभी लोग? आज आपकी क्लास डाउट क्लास है बेसिकली इस इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच की। दैट इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेशल। और बिल्कुल आप जुड़ चुके हैं। लगभग 40 क्लासेस की हम लोगों ने मिलकर डिस्कस की है। इन 40 क्लास में जो कुछ भी डाउट्स वगैरह हों आपके, इसके लिए ही क्लास लगाई गई थी। वेरी गुड इवनिंग सनी। तो बिल्कुल, और बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मनीषा। कुछ भी डाउट्स हों आपको टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के अलावा अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करने की रिप्लाई से। तो M1, M2, M3, M4 क्या है? बिल्कुल सनी, एक बार ज़रूर बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। चलिए, तो एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है बेसिकली तौर पर, वो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन है M1, M2, M3 और M4 के बारे में। चलिए भाई, वेरी गुड इवनिंग अंकित। तो बिल्कुल देखिए, M1, M2 क्या है बेसिक। देखिए सनी, मनी को कैलकुलेट करने के लेवल्स हैं हमारे पास। M मतलब मनी है यहाँ पर सनी, और M1, M2, M3 और M4 का मतलब मनी को हम 4 लेवल में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल है, उससे बड़ा सेकंड है, उससे बड़ा थर्ड और उससे बड़ा फोर्थ, ऑब्वियस है। तो मनी क्या है पहले तो ये समझिएगा। बेसिकली सनी, मनी का मतलब हर वो चीज़ है जिसे आप एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते हो। जैसे हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो मनी है, जो हमारे बैंक में रखा बैलेंस है वो भी मनी है, जो हमारे सेविंग करंट अकाउंट के अलावा FD RD में रखा है वो भी मनी है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में रखा है वो भी मनी है, जो हमारे पास अलग तरीके से, यानी कि बेसिक तौर पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो RBI के पास रखा है बैंकों का पैसा, वो भी मनी है। तो मनी तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले वन कैलकुलेट करते हैं M1 को। तो मनी जो हमारे पास, यानी कि जनता के पास, यानी करेंसी कहेंगे, जो बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट में है, याद रखना, जनता का पैसा प्लस सेविंग करंट अकाउंट का, जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, वो जमा करेंगे, प्लस RBI का जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़कर जो वैल्यू बनेगी उसे M1 माना जाएगा। इस M1 के साथ जब हम पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का पैसा है, सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में, वो भी जोड़ लेंगे, तो वही M1 और इसको जोड़कर M2 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो M1 में 3 थे, M4 में 4 हो गए, इसमें सेविंग पोस्ट ऑफिस की भी जुड़ गई। M3 में जो M1 है, यानी कि जनता का पैसा है, बेसिक तौर पर यहाँ पर जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट है, साथ में RBI में डिपॉजिट है, और बैंक का FD RD जिसे टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट कहते हैं, वो भी जोड़ लिया जाए अगर, तो ये M3 हो जाएगा। और फिर M4 आता है M2 प्लस, यानी M1 और सेविंग डिपॉजिट में M2 और उसके साथ आप जोड़ेंगे तो बेसिक तौर पर आप देखेंगे कि वो M4 हो जाएगा, जिसमें सारा पैसा जमा हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी सनी। तो जो M1 है उसे नैरो मनी कहते हैं, और जो M3 है उसे ब्रॉड मनी कहते हैं। तो बिल्कुल एनुअल, वालेकुम अस्सलाम। लेट तो बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली पिछली क्लास चल रही थी, वो कंटिन्यू हो रही थी, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो MRP, व्हाट इज द प्रोसेस? अगर MRP है 500, बुक सेल इट सोल्ड इट एट 300, सो व्हाई MRP इज सो हाई? तो MRP का एक कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है भाई भानेश्वर, कि MRP आप कितनी भी रख सकते हो, ये डिफाइन किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो आप फ्री, मतलब मोस्टली है, वो आपकी लागत पे डिपेंड करती हैं। MRP रखी गई, MRP से ज़्यादा का नहीं बेचा जा सकता, लेकिन MRP से तो कम का बेचा जा सकता है। तो 300 की बेचे या 200 की या 400 की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 500 से ज़्यादा अगर 600 की बेचेगा
तो उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रोसेस कुछ खास नहीं है बानेश्वर। तो बेसिकली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कंपनी ही उसका एमआरपी लिख देती है। सरकार तो उन चीज़ों का तय करती है ज़्यादातर, जो कि आप देख पाएंगे जैसे गेहूं वगैरह है उसमें एमएसपी होता है, वो सरकार प्ले करती है मेनली। लेकिन एमआरपी रखना होगा ये सरकार कहती तो है, पर ये डिसाइड कंपनी ही करती है कि एमआरपी क्या होगा। गुड इवनिंग अपूर्वा। निशिंद्र जो भी आपका नाम है, नेफ्ट के बारे में प्रॉब्लम है, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। NEFT पूछ रही हैं वैसे निशा या निशिंद्र जो भी हैं आप, मे बी हिज और हर जो भी हैं। नेफ्ट का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी जब आप एक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो उसे नेफ्ट करना कहते हैं। और नेफ्ट के लिए आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन बैच वाइज होगा। ये बैच वाइज का मतलब है यहां पर, तो बिल्कुल तो निशिंद्र बिल्कुल, तो ये नेफ्ट समझ में आ रहा है आपको। लेकिन ये बैच वाइज का मतलब एक बैच जो होगा वो आधे घंटे का होगा, मतलब अभी होगा उसके आधे घंटे के बाद। जितने लोग बैंक आए हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग 8 बजे, सुबह 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे के बाद फिर वो 8:30 बजे परफॉर्मेंस होती है, फिर 9 बजे, फिर 9:30 बजे। तो जितने भी लोग 8 बजे के बाद ट्राई करते हैं वो सब जमा होती है और 8:30 बजे होगी। तो आधे आधे घंटे के बैच पर होती है नेफ्ट, इसे नेफ्ट कहते हैं। BSE ग्रीनेक्स किसे कहते हैं? ग्रीनेक्स, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें बहुत सारी इंडेक्सेस चलती हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आप जानते हैं सेंसेक्स चलता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप चलता है, स्मॉल कैप चलता है। नहीं निशिंद्र, नेफ्ट की लिमिट 2 लाख तक नहीं है, 2 लाख से ज्यादा भी नेफ्ट करा सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 2 लाख तक लिमिट है। RTGS की लिमिट 2 लाख से शुरू होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नेफ्ट की लिमिट 2 लाख पे खत्म होती है। नेफ्ट 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, कोई कराता नहीं है वो अलग बात है, पर हो सकता है। ठीक है, तो BSE ग्रीनेक्स, बिल्कुल मुझे ये देखना पड़ेगा ग्रीनेक्स क्या है अपने आप में। तो BSE ग्रीनेक्स बताऊंगा मैं, लेकिन ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक इंडेक्स का नाम है। तो ग्रीनेक्स वर्ड क्या है वो देखेंगे जरूर हम। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर गेहूं, चना, बाजरा ये सब होता है, आप देखते हो ना, जैसे आप सोने चांदी का लोग खरीद बेच करते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, ऐसे ही गेहूं की भी बोली मतलब ऑनलाइन होता है, उसके भी रेट घटते हैं बढ़ते हैं। तो बेसिक तौर पर एग्रीकल्चर कमोडिटी जो उनकी भी अपना एक एक्सचेंज होता है जिसे नेशनल एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, और उसके थ्रू इनको खरीदा और बेचा जाता है। तो ऑनलाइन फॉर्मेट में इसके भी रेट घटते और बढ़ते हैं, लोग उसमें भी पैसा लगाकर इसका फायदा उठाते हैं। मनप्रीत, अंकित देखो क्रेडिट कई नाम से है, क्रेडिट क्रिएशन क्या है? देखो क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट का मतलब है मनी का फ्लो। तो मनी का जो फ्लो है, जो पैसे का लेन देन है पूरे बाजार में, उसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। और 1,000 रुपये से जो मैंने बताया था आपको, अगर आप 1,000 रुपये बैंक में जमा कर देते हो तो उससे कितनी तरह से फ्लो बनेगा सोचिए। आपके 1 लाख रुपए को आप देखिए ध्यान से कि वो लोन दिया जाएगा, उस लोन से लोगों का बिजनेस शुरू होगा, वही किसी की इनकम बनेगी, किसी का एक्सपेंडिचर बनेगा, फिर वो पैसा किसी की डिपॉजिट बनेंगे, फिर किसी का लोन। वो 1,000 की वजह से देखो कितनी सारी चीजें आपकी कवर होती रहेंगी। और जब ये सारी चीजें आपकी कवर होती रहेंगी तो सोचिए कि ये फ्लो जो बनेगा पूरा देश के अंदर उस 1,000 की वजह से वो कितने का बनेगा। ये रूल कहता है 25,000 का, 25,000 का बनेगा, क्योंकि CRR के बेस पे निकाला जाता है। तो 4% CRR है, तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। इसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। FDI में एनुअल अभी कौन सी लिमिट हटी है? तो रिसेंट तो नहीं देखा बिल्कुल मैंने, और अभी तक कोई ऐसा नहीं आया रिसेंट में। 2019 में इंश्योरेंस की हटी थी, यानी 49 थी, उसको हटाकर 100 कर दिया गया पूरा इंश्योरेंस का।
और बानेश्वर, इन्फ्लेशन, बिल्कुल गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए, या तो डिमांड को कम कर देना चाहिए या सप्लाई को ज़्यादा कर देना चाहिए। अब देखिए कि प्याज की सप्लाई नहीं है इसलिए प्याज बहुत महंगी है, और अगर प्याज की सप्लाई बढ़ा देती है सरकार, जिन लोगों ने जमा करके रखी है उस प्याज को सरकार निकाल लाती है, या जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से उसको सॉल्व करती है, तो अब देखेंगे ध्यान से कि इस महंगाई को रोका और कम किया जा सकता है। प्राइम मूविंग फोर्स, मनप्रीत, प्राइम मूविंग फोर्स मुझे एक बार देखना होगा बिल्कुल। और रंजीत, बिल्कुल हेलो, आप फर्स्ट टाइम है आज, और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आपने जो क्लासेस देखी हैं, जो भी अब तक ली हैं, वो समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आई थिंक आपकी ने कहा कि बहुत कम सिलेबस कराया गया, बट जितना टाइम डिफाइन किया था उससे ज़्यादा हमने पढ़ा है, और जितनी बातें करने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा की है। ऑब्वियस है कि ओवरऑल आप देखें तो जितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, जितनी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। डिमांड बढ़ाने पर मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर, बढ़ने पर या बढ़ने पर, तो डिमांड बढ़ने पर जो मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है वो कौन सा होना चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा था डिमांड जो पुल होती है, डिमांड बढ़ने की बहुत सारे रीज़न दिए थे, और सप्लाई के जो बढ़ने के रीज़न है वो अपने अलग दिए थे, कि सप्लाई कम होने की रीज़न क्या है और डिमांड बढ़ने के रीज़न क्या है। अब जब आप डिमांड बढ़ने की बात करते हो तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, डिमांड कई फैक्टर की वजह से आपको नज़र आ रही थी, उनमें से कोई एक फैक्टर यूज़ करोगे तो आपको करना ये चाहिए कि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। उत्पादन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी तो डिमांड बढ़ जाए या घट जाए तो उत्पादन के बढ़ने पर कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा फिर। रंजीत, आई थिंक बिल्कुल समझ में आया है आपको। ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है बेसिक तौर पर आशीष। तो बिल्कुल अब आपका एक में बजट की क्लास आप लोगों ने कही थी, जहां तक मुझे याद है एनुअल ने कहा था कि बजट जब आएगा 1 फरवरी को तो उसके बाद आप लोगों को भी उसमें ज़रूर आपको बताया जाए। तो बिल्कुल मैं श्योर करता हूं तो आपको भी बताया जाएगा, पर आपकी जो बैच की वैलिडिटी है वो आपके पिछले वीडियोस की वजह की तरह से ही रहेगी। कंप्लीट फरवरी ही मिलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। आप उसको पीछे जो क्लास ख़त्म हुई तब से काउंट कर रहे हैं, तो वो एक बीच की एक्स्ट्रा क्लास में आपको ज़रूर दूंगा। तो बिल्कुल फरवरी तक आपके पास रहेगा, कंप्लीट फेब रहेंगी ये सारी वीडियोस आपके पास। तो रंजीत, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। तो रंजीत, अगर कोई प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही, कोई डाउट रहा, तो बिल्कुल बजट बताऊंगा एनुअल, उसमें मैं 1 फरवरी के बाद 2-3 फरवरी जब भी क्लास होगी आप बिल्कुल एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अपनी अपने ऐप पर, और आपको ज़रूर मिल जाएगा वो। बिल्कुल, और कुछ भी पूछना चाहें, बिल्कुल बताना चाहें, कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब जल्दी ही इकोनॉमिक्स स्पेशल 2 भी आने वाला है, आप जानते हैं, और बिल्कुल बात हम उसमें करेंगे और सारी चीज़ों की करेंगे, और हमेशा इन्हेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन भी एक नियम है, प्रकृति का भी नियम है और इंसान का अपना नियम है खुद का। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, जो बदलाव हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर एडजस्ट करनी चाहिए, और वो हम करने की कोशिश भी करेंगे। और आपकी जो भी क्लासेस रही हैं वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि वो आपका जो भी फीडबैक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 21 कहाँ होगी शेख? 31 कहाँ होगी? 29 होगी इस बार, 29 फैब होगी इस बार। 31 फैब तो कभी होती नहीं है भाई। तो इकोनॉमिक्स सर्वे कैसे रिलीज किया जाता है और कौन करता है? भाई फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी, संसद में पार्लियामेंट में 31 जनवरी को आएगा, और 1 फरवरी को बजट। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको क्लास में एनुअल। FDI क्या है अंकित? बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे किसी बिजनेस के अंदर, आप जानते हैं कि इंडिया ओपन इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की परमिशन है भारत में, साथ ही हम विदेशी कंपनियों को पैसा लगाने की परमिशन भी देते हैं। तो वो पैसा कितना हो सकता है,
कहीं ये लिमिट उसकी 6% तक है, तो कहीं ये 50% तक है, कहीं 51 तक है, 74 तक, मतलब जितना भी है उसे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशियों के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा। बिल्कुल एक एक चीज आपको याद रहनी चाहिए। बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूं इसी तरह क्लियर करेंगे सारी चीजें। व्हाट इज ई गवर्नेंस इंडेक्स? ई गवर्नेंस, पहले तो गवर्नेंस जानते हैं, सुशासन कहते हैं बेसिक तौर पर। और इस ई गवर्नेंस यानी आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है, सारी की सारी चीजें जिस सरकार ने ई इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, उसे इंडेक्स बनाई जाती है। तो एनुअल, आई यू वांट टू बिकम ए टीचर, तो बिल्कुल टीचर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। टीचर जो होते हैं वो फेलियर होते हैं, जो सक्सेस नहीं हो पाते वो टीचर बन जाते हैं अपने आप, उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो सेल्फ मेड होते हैं, अपने आप में ही बन जाते हैं। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, पास हो गए तो ऑफिसर बन जाओगे, फेल हो गए तो टीचर बन जाओगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं नज़र में आएगा, ठीक है। एनुअल, तो आरआरबी सरैया समिति के अनुशंसा पे आया था, कहीं मैंने ये पढ़ा था, पर आपने नरसिम्हन समिति बताया था। नरसिम्हन बिल्कुल कमेटी मैंने निशिंद्र बताया है आपको। आपने सरैया समिति पढ़ा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सरैया समिति का कोई रोल था आरआरबी में या नहीं था। क्रीपिंग कहते हैं भाई, देखो मनीषा, बहुत स्लो होना, यानी महंगाई देखो बहुत तेज हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब महंगाई बहुत कम रेट से चल रही हो, यानी महंगाई 2-3-4% के हिसाब से अगर बढ़ रही है, तो आप उसे कौन सी स्थिति कहोगे? वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। बिल्कुल मनीषा, आपका क्वेश्चन देखा और मैंने जवाब भी दिया आपको, तो निशिंद्र बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आपने एक सवाल पूछा था शायद, जो बीएससी ग्रीन एक्स, आई थिंक वो क्वेश्चन था। क्लासिकल इकोनॉमी, जो ओल्ड मेथड ऑफ इकोनॉमी है, बेसिक तौर पर उसे आप क्लासिकल इकोनॉमी जो आप कहते हो अंकित, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, उसके लिए पूरी इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एकेडमिक वे में होता है, ठीक है। तो क्लासिकल इकोनॉमी या नियो क्लासिकल इकोनॉमी जो होती है, तो बिल्कुल तो इतना बिल्कुल आपको याद रखना है। मसाला बॉन्ड बिल्कुल क्लासिकल। वर्ल्ड फर्स्ट बजट कब आया था? वर्ल्ड फर्स्ट बजट तो भाई सन्नी देखना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस में जॉब करते हैं और आई एम सेलेक्ट फॉर इंटरव्यू राजस्थान पुलिस एसआई पोस्ट, मनप्रीत। तो बिल्कुल आप सेलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है भाई, सिलेक्शन हुआ है आपका। एसआई पोस्ट बता रहे हैं आप राजस्थान पुलिस में, तो वो भी काफ़ी है अपने आप में आज के वक्त में। बिल्कुल सिद्धार्थ, मसाला बॉन्ड, बेसिक तौर पे बॉन्ड आप जानते हैं क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने क्लास से ज्वाइन किया तब आपने बहुत खतरनाक आई थिंक कहा है आपने। चलिए अच्छा लगता है, अपनी बात किसी को अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ इसलिए, बिल्कुल। तो सिद्धार्थ देखिए, मसाला बॉन्ड एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट भारत का है ये, बिल्कुल मिलेंगे मनीषा में। देखिए 2-3 टॉपिक के डाल भी चुका हूँ और 2 टॉपिक कल आ भी जाएंगे।
कल जो टॉपिक आपके पास होगा यानी मंडे, वो नेशनल इनकम वाला टॉपिक होगा। तो ज़्यादातर मैं आपको बैंकिंग के डाल चुका, अभी 2 टॉपिक और डाल दिए थे। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नोट्स डाले हैं मैंने, ठीक है, आरबीआई के भी नोट्स उसमें डाल दिए। तो आपको इस महीने के अंदर अंदर ही सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट मंथ पूरा आपको वीडियो और नोट्स के लिए भी रहेगा आपके पास, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बेसिकली बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जानते हो, जो कि आप यूज़ करते हो कि इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक तौर पर। और जब इन्वेस्ट करने के लिए यूज़, भारत में मसाला बहुत यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए आप देखेंगे ध्यान से कि उसे एक नाम दिया गया जस्ट अपने आप में, दैट इज़ कॉल्ड मसाला बॉन्ड। और सबसे पहले इसकी शुरुआत आप जानते हैं केरला में की गई थी। केरला जो राज्य सरकार है उसने ये बॉन्ड इशू किए थे अपने आप में मसाला बॉन्ड के नाम से। और ऑब्वियसली कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इंडिया के अंदर है ये अपने आप में। तो इसका जो फिक्स्ड रेट ऑफ बॉन्ड है 5 ईयर के लिए, जो मतलब इंटरेस्ट मिलता है इस पर, वो कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। और बस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिल्कुल ऑल एमसीक्यूज बिल्कुल मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप टेंशन ना लें उसकी। बिल्कुल एनुअल दिल्ली ही है वो सब कुछ। अपूर्वा, इन्फ्लेशन गुड फॉर डेटर क्यों है? भाई डेटर कौन है? जिसने उधार लिया था। आप सोचिए कि आपने 100 रुपये उधार लिए, आज 100 रुपये की वैल्यू जो है आप उसको सोचिए पहले दिमाग में अपने, अपूर्वा। और जब 1 साल के बाद आप 105 रुपये देंगे और मान लो कि महंगाई है 10% की, तो जो चीज़ आज 100 रुपये की आपने खरीद ली 100 रुपये उधार लेकर, अगर आप 1 साल बाद खरीदते उस चीज़ को तो 110 की मिलती, पर 1 साल बाद आपको देने पड़ेंगे 105 रुपये। यानी कि आपने पहले वो 100 की खरीदी और अब 105 देंगे, तो अल्टीमेट आप फायदे में रहे, क्योंकि ये तो आज 110 की कीमत है। तो उधार लेने वाले के लिए तो फ़ायदा ही हुआ अपने आप में, महंगाई बढ़ गई तो उसको देना नहीं पड़ा उतना ज़्यादा, और देने वाले के लिए फ़ायदा घाटा हुआ, क्योंकि आज उसको 105 तो मिल गए, पर वो खरीदने जाए अगर कोई चीज़ जो 100 रुपये की तो 110 की मिलेगी, तो अल्टीमेट उसने उस समय ना खरीद कर यानी अपने घाटे में रहा वो, एग्जैक्टली देखा जाए तो उधार लेना और उधार देना, डेटर लेने वाला है और लेनदार जिसे आप कहते हो बेसिक तौर पर वो क्रेडिटर है। डेटर को देनदार, जिसने उधार लिया यानी जो पैसा देगा वो डेटर है, जिसने उधार दिया यानी कि लेगा पैसा वो क्रेडिटर है। तो डेटर के लिए नुकसान में रहेगा। सुब्रता, थैंक यू सो मच। सोनू, बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल जल्दी ही 2-4 टॉपिक ही बचे हैं अब आपके, वो सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंद्र, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं साथ में, ये अपने आप में बहुत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं क्या आप बानेश्वर? और इन्फ्लेशन कम हो तो बिल्कुल क्रेडिटर को फायदा होगा। कास्केडिंग इफेक्ट से प्राइस डिक्रीज हो जाती है, नहीं भाई इंक्रीज हो जाती है एनुअल। कास्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स। तो कास्केडिंग, जब ज्यादा टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा कास्केडिंग इफेक्ट से। बिल्कुल बानेश्वर, गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स की बात कर रहे हो मुझे लग रहा है आप। बिल्कुल निश्चिंद्र, बीपीएससी के मेंस के लिए एक बार देखेंगे, जरूर कोशिश करेंगे उसके बैच बनाने के लिए। तो बानेश्वर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की आप बात कर रहे हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात आप कर रहे हो आई थिंक। तो कुछ वीडियोस में ऐड कर दूंगा, आप बिल्कुल उनको देख लीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ें मिल जाएंगी फिर आपको। या अगर आप कोई और योजना का नाम बताकर मुझसे पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं हूं आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कोई भी एक स्कीम का नाम बताकर, डिपॉजिट स्कीम में किस तरह की चीज़ों पर आप बात कर रहे हो। बानेश्वर, देखो 2 चीज़ें अंकित, WPI और CPI। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आई थिंक आप पूछ रहे हो राम, बिल्कुल बताता हूँ। माफ कीजिएगा, WPI क्या है? एक्चुअली कैटेगरी का नाम है। WPI में सिर्फ गुड्स को लिया जाता है, वो गुड्स जो होलसेल रेट पे चलती हैं,
और सीपीआई में गुड्स और सर्विस दोनों को लिया जाता है, जो कि रिटेल के रेट पर बात की जाती है। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों की गुड्स अलग अलग हैं, और सीपीआई में तो सर्विस भी होती है, और सीपीआई का बेस ईयर और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर में भी फर्क है, इसलिए थोड़ा फर्क यहाँ दिखाई देगा। कार्टल समझ नहीं आया। कार्टल देखो एक ग्रुप को कहते हैं सिद्धार्थ। जब छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आप कंपटीशन कम करते हो, मान लो अलग अलग तरह की 20 कंपनियां हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, चार चार कंपनियां बना लेती हैं, तो वो कंपटीशन चार चार के 5 ही ग्रुप बनेंगे फिर, तो 20 का कंपटीशन 4 में रह जाएगा, 5 में रह जाएगा। तो छोटे ग्रुप बनाना कंपटीशन घटाने के लिए उसे कार्टल करना कहते हैं। तो M1 M2 के अंतर्गत क्या आता है भाई सोनू? M1 में करेंसी जो जनता का पैसा है, शुरू की क्लास आप देखेंगे, क्लास की शुरुआत यहीं से हुई है इस बार की, बिल्कुल शुरू के 5 मिनट देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक्चुअली ये बैंकों पर यूज होते हैं, आरबीआई इन्हें यूज करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जिन बैंकों के हालात बहुत ख़राब होते हैं, यानी जो बैंक आगे सस्टेन करने की स्थिति में नहीं होते, तो आरबीआई उनको एक कैटेगरी बना रखी है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी तब तक के लिए उनको करेक्ट करने के लिए, उनको सही करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सब आरबीआई के नियम से ही काम करेंगे, मतलब आरबीआई की देखरेख में होंगे। उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं जब तक वो सही ना हो जाए। दरअसल बिल्कुल लाइव देखेंगे आप उस दिन क्लास को, तो लाइव क्लास ही होगी, ठीक है। आप लाइव क्लास जुड़ेंगे तो लाइव देखेंगे, नहीं तो आप बाद में देख सकते हैं, वो पड़ी रहेगी आपके उस पर ऐप पर। प्रीमियम डिपॉजिट, अब भाई सनी आप प्रीमियम डिपॉजिट जिस अकाउंट वगैरह में कर रहे हो, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, अभी प्रदीप वही बात चल रही थी बैंकों के बारे में। अंकित बिल्कुल बताता हूं मैं। होलसेल का मतलब जो मतलब होलसेल यानी आप जानते हो ना ग्रुप में बेचा जाता है। रिटेल जो कंज्यूमर नॉर्मल दुकान से जो आप खरीद के लाते हो वो रिटेल है, ठीक है। और होलसेल जो दुकान वाले खरीद के लाते हैं जिससे। ब्रेक इवन ग्रुप नहीं है राम, कोई ब्रेक इवन ग्राफ नहीं आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है भाई। पॉइंट ग्राफ से बनाओ या टॉपिक नॉर्मली समझ लो। आपको ये पता है वो पॉइंट जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी जहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो, उसे आप कहते हो सिद्धार्थ ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा, उस डेवलपमेंट के तरीके बहुत सारे हैं। बिल्कुल डेवलपमेंट निश्चित डाउनलोड नहीं कर सकते, फिर भाई हमारी वैल्यू क्या रहेगी अपने आप में सोचिए। वही डाउनलोड होकर सब तक पहुंच जाएगा तो फिर हम भी तो कुछ हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे किस देश को लोन कहाँ से देता है? वर्ल्ड बैंक पूछ रहे हैं एनुअल। तो वर्ल्ड बैंक में भी कंट्रीब्यूट करते हैं सब, और जब कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक में इकट्ठा पैसा वही दूसरे देशों को लोन या गिफ्ट में उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। देखो महंगाई को कम करना, महंगाई को रोकना, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई अगर बढ़ रही है उसके रोकने को क्या कहेंगे? तो रिफ्लेशन कहेंगे। रिफ्लेशन मींस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। 1.5 मंथ बिल्कुल ट्राई करेंगे। इंडियन ट्रेड स्टेटस एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा प्रदीप ये भी 31 जनवरी को आएगा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो कोशिश करूंगा 31 जनवरी के बाद वो जो क्लास में आपको रिपोर्ट दी जाए। तो डिमांड और सप्लाई कर्व क्या बताते हैं? डिमांड कर्व डिमांड बताता है, सप्लाई कर्व सप्लाई, और दोनों को साथ जोड़ेंगे तो इक्विलिब्रियम बताता है मनीषा। बिल्कुल। बजट आएगा तो परफॉर्मेंस बजट भी बता दूंगा साथ साथ आपको। निशिंद्र बिल्कुल। मनरेगा योजना बिल्कुल ये रहेगी और उम्मीद करते हैं चलाया जाएगा, इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस एक्ट के अनुसार, लेकिन सरकार इसको बंद नहीं कर रही, लेकिन सरकार इसको चलाने का काम कर रही है। तो अभी भी सरकार इस बार के बजट में देखेंगे बिल्कुल बानेश्वर कि मनरेगा पर सरकार कितना पैसा देगी। अगर ये पहले से बढ़ता है तो ऑब्वियस है इसको ख़त्म करने का मूड नहीं है सरकार का, और अगर कम करती है तो हो सकता है सरकार इसको कम करे, लेकिन ये पता चलेगा इस बार के बजट में मनरेगा पर कितना पैसा खर्च करेगी सरकार आने वाले 1 साल में। तो बिल्कुल
बजट एस्टिमेट, बजट को ही कहते हैं भाई प्रदीप। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। भाई कितने स्टूडेंट्स हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है एनुअल। ठीक है, चलिए जितने भी हैं बस पढ़ रहे हैं वो सब। सहारा कंपनी और पीएससीएल राम, तो बिल्कुल सहारा कंपनी के जो सुब्रत रॉय के बारे में आप बात कर रहे हो, जहाँ तक मुझे याद है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे घोटाले सहारा कंपनी या इनके अलावा और बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे कि कुछ कंपनी के नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था और बाद में पता चला कि एग्जैक्टली वो प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी कंपनियां आती हैं जहां पर भी ऑनर अपनी पावर का यूज़ करते हैं और विंडो ड्रेसिंग के साथ साथ कंपनी की इंफॉर्मेशन को छुपाने के अलावा वो इनसाइडर ट्रेडिंग, अपने ही जानकार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और उसी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नियम है सेबी के, वो काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड के केस में तो गए हैं सुब्रत रॉय, याद रखिएगा। और पीएससीएल देखना होगा एक बार, प्लान को हटाना क्या सही है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, मेरा पर्सनल रीज़न है कि सही नहीं है, या तो उसको हटा ही देना चाहिए था। या 15 साल का प्लान बनाकर कोई बहुत ज़्यादा बेकार फ़ायदा नहीं किया सरकार ने। तो कल्पना बिल्कुल थैंक यू। मैनेजमेंट हीनार्थ, हाँ डेफिसिट मैनेजमेंट, भाई घाटे को पूरा करना उसी को डेफिसिट मैनेज करना कहते हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जहां तक है रेंट थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, विकास बिल्कुल। कल्पना भी बजट वाले दिन भी लाइव रहूंगा मैं, तो बजट भी पढ़ाऊंगा, तो जो लोग लाइव होंगे तो उनके साथ लाइव रहूंगा, आपके बैच में दिखाई देगी वो बजट की क्लास। और कुछ डाउट होंगे तो मैं तब भी पूरे करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। अगर आप चाहोगे तो मैं तब भी बता दूंगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, तब तक सारी चीज़ें रहेंगी। बियोएंसी, टैक्स बियोएंसी वर्ड होता है सोनू, ये बियोएंसी उछाल को कहते हैं, उछाल। ठीक है, तो किसी चीज में टैक्स को मतलब बढ़ना, टैक्स का उछलना, टैक्स का ज्यादा होना, अपने आप में सोनू ये बियोएंसी, टैक्स बियोएंसी कहलाता है। कस्टमर को पैसे तब कैसे मिल सकता है? समझ में नहीं आई बात। राम क्या पूछ रहे हैं आप? सर मनी बिल, भाई ये तो पॉलिटी में आएगा, मनी बिल, फ्यूगेटिव ऑफेंडर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। बिल्कुल देखो, हर देश अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है, और ऑब्वियस है कि सॉल्व करने के ही तरीके पे तो दुनिया डिपेंड करती है कि दुनिया के अंदर जो विचारधाराएं हैं अलग अलग, वो कैसे काम करती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सोशलिस्ट है तो उसका अपना है, कैपिटलिस्ट है तो उसका अपना अलग तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी बातें कुछ ऐसी भी हैं जो आपको लगातार पढ़ने की ज़रूरत होगी, और आप जब पढ़ते रहेंगे चीज़ों को समझते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट में डेफिसिट वाला मनी बजट के समय लिया जाता है, बिल्कुल बजट में ही बताया जाता है कि कितना बजट, उसी पे तो डिपेंड करता है एनुअल सेंटर प्रॉब्लम पे भी। थैंक यू बिल्कुल भाई। इन्फ्लेशन टैक्स बताया मनप्रीत, महंगाई के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, यानी कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स एडजस्ट किया जाता है वो इन्फ्लेशन टैक्स है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक नियम है भैया, तो इसका इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जुड़े, इतना पढ़ा आप लोगों ने, और भी कुछ दिक्कतें होंगी उनको पढ़ेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मुझे पर्सनली मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप चाहोगे तो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको कोई डाउट इसके अलावा रह जाता है, फिर भी काफ़ी हद तक मैं इस पर आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गई बात, आगे भी हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं आता कुछ समझ में तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज़ें रहेंगी समझने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। बिल्कुल डेफिसिट लास्ट ईयर का भी होगा और आने वाले साल का भी होगा। तो
तो बिल्कुल मनीषा, बस एक दिन बजट की क्लास होगी, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सबकी थी, तो बजट के बाद का जो लेक्चर होगा वो आपको भी होगा, आप भी उसमें रहेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग टाइम चलेगा आपका, बट अभी आप जब भी होंगे लाइव मैं आपको टाइम बता दूंगा और आपके ऐप पर वो आपको नज़र आ जाएगा। बिल्कुल मार्गदर्शन भी कहा था, बिल्कुल राम, तो बिल्कुल आप करंट को देखो, मैंने फिर कहा जागरण, माफ़ कीजिएगा, कि आपको घटना चक्र नाम की एक बुक आती है बेसिक तौर पर हिंदी इंग्लिश दोनों में, करंट अफेयर्स के लिए, आप बिल्कुल उससे करिएगा, ठीक है। तो घटना चक्र की जो बुक है हिंदी या इंग्लिश में, करंट के लिए सबसे बेहतर है वो, क्योंकि आपको डिटेल में कवर करना होगा। बिल्कुल विकी, थैंक यू सो मच, लव यू टू। बिल्कुल ह्यूज एक्सपेंडिचर इन एनआरसी, बिल्कुल, तो बिल्कुल डीप फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगी, लोग इसके फेवर अगेंस्ट में भी हैं, तो बिल्कुल। लेकिन अब बानेश्वर ये थोड़ा सा लोग, मैंने कहा कि लोग चीज़ों को समझने के बजाय उसको बहुत कम्युनल रंग दे देते हैं, धार्मिक हो जाता है वो अपने आप में। तो आजकल ये जो एनआरसी का विरोध है वो धार्मिक हो चुका है, और ये धार्मिक होने से देश बर्बाद होता है, सरकार भी पावरफुल हो जाती है, लोगों को लोगों से डरना सरकार का बंद होता है, कि सरकार को डर होना चाहिए, लोगों की जागरूकता से डर लगता है सरकार को, वो नहीं होता। तो इसलिए इसको धार्मिक मुद्दा है अपने आप में ये आजकल। लेकिन मैं ये कहूँगा एनआरसी बिल्कुल ज़रूरी तो है, लेकिन इसके लिए सही वक्त की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए कम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और प्लस उससे पहले के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने चाहिए। तो एनआरसी करना या ना करना ये एक अलग डिसीज़न है, लेकिन उसके लिए सही वक्त क्या होना चाहिए एक अलग डिसीज़न है। तो मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आएंगी आपको। चलिए फिर मुलाकात करेंगे किसी और दिन जल्दी ही, और बजट वाले दिन मिलेंगे, और अपने डाउट भी पूछ लीजिएगा। बाकी मेरा नंबर आपके पास है, आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। इसके बाद भी आप लोग जुड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी रही है पढ़ने में। जितना आपने पढ़ा अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, भाई निशिंद्र वो बिल्कुल आपका ना बेसिक तौर पर निशिंद्र वो मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा आपका, तो मेंस की बात जब होगी तो भाई अलग से ही होगा, ठीक है निशिंद्र। ये सिद्धांत तो पूरे पूरे चलेंगे, तो ये तो मेंस में आएगा आपका। आप इसको प्रीलिम्स के लिए मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सिद्धांत बहुत कुछ है निशिंद्र, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। रिकार्डो, कीन्स, पीगू, डगलस, कैनेथ, मार्शल, एरो, जो भी कुछ कहा आपने, ठीक है। बिल्कुल सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मुझे ढूंढ लीजिएगा, मिल जाऊंगा, फेसबुक पर ढूंढ लेंगे। बाकी व्हाट्सएप नंबर है मेरा आपके पास, जब जल्दी ही। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट रहे, प्रॉब्लम रहे, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी आपका फीडबैक है उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा सबका, और अच्छा ही देंगे, ठीक है। बाकी लोगों के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी ही इस पर बात कर लेंगे आप मुझसे, ठीक है भाई। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल लेकर आएंगे, रुचि का कोशिश करेंगे, ठीक है। कदम बिल्कुल, नोट्स भी मैं बना ही रहा हूँ, अवेलेबल हो रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और भी एक टॉपिक तो कल ही हो जाएगा, बाकी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, रमेश सिंह बुक अच्छी है भाई, बिल्कुल मनप्रीत, रमेश सिंह ले सकते हैं। और अब तो आपने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट को, अब तो बहुत आसान हो जाएगी समझना आपके लिए। तो अब आपने पढ़ लिया, अब आपको समझ में आएगी रमेश सिंह जो कुछ उसके अंदर लिखा है। और लेटेस्ट वाली लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत चेंज आते हैं जल्दी जल्दी। वैलिडिटी फरवरी तक रहेगी, फरवरी फुल मंथ रहेगा, फरवरी तक ये वीडियोज़ आप कभी भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल राम आप फॉलो करते हैं, बिल्कुल डिस्पोजेबल कहते हैं, खर्च करने योग्य है सोनू, जो आपके पास खर्च करने के लिए है। एक मेरी इनकम है और एक है डिस्पोजेबल। कमाता हूँ 10,000, लेकिन खर्च तो मैं 8,000 कर सकता हूँ, 2,000 मेरा टैक्स में चला जाता है। तो डिस्पोजेबल हुई 8,000, इनकम हुई 10,000। चलिए बाकी बात और भी करेंगे। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी मुलाकात करेंगे। कोई डाउट क्वेरी हो बिल्कुल मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कोई भी बात हो ज़रूर, तो नेगेटिव से बेहतर है कि मुझसे डिस्कस करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बिल्कुल
कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत तो हमेशा रहने वाला है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 100% तो पूरा होगा भी नहीं। फिर भी मैंने मुलाकात आपसे की है, आपके डाउट पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें जल्दी मुलाकात कर लेंगे फिर हम, और अभी तो 1, 2, 3 तारीख में ज़रूर मिलेंगे हम, ख़ास तौर पर बजट के लिए मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। कोई डाउट क्वेरी हो बिल्कुल तो बता दीजिएगा। फाइनली बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ बेसिक तौर पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और कोशिश करेंगे ज़रूर आगे की बात करने के लिए, ठीक है।